जय हिंद, जय श्री कृष्णा बच्चों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंस। लेकिन टेंस स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ बता दूं जो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। आज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो रही है टेंस। टेंस का मतलब होता है काल का मतलब समय, एक तरह से टाइम होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, अंतर है टाइम और टेंस में। तो चलिए बेसिक में क्या ज़रूरी हमें ये जान लेना है टेंस के अंतर्गत, तब हम उसके बाद टेंस क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, किस प्रकार ट्रांसलेशन किया जाता है, इसको देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर टेंस सीखना है तो सब्जेक्ट का जानना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि कर्ता। अगर आप सब्जेक्ट नहीं जानते हैं, कर्ता नहीं जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपसे टेंस कभी नहीं बनेगा। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं और वर्ब क्या होती हैं, इनको भी जानना है आपका बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है बहुवचन और एक होता है एक वचन। बहुवचन कर्ता किसे कहते हैं और एक वचन कर्ता किसे कहते हैं? एक वचन कर्ता जिसमें केवल एक चीज़ हो। कितनी चीज़ हो? सिर्फ एक चीज़ हो, एक व्यक्ति हो या एक वस्तु हो, उसे हम कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि एक वचन कर्ता। क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन कर्ता। इसके अंतर्गत आपके ही, सी, इट और किसी का नाम। ध्यान रखिएगा, एक वचन कर्ता में ही, सी, इट और किसी का नाम आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है, चाहे जिस प्रकार याद रखिए, क्योंकि इनके बिना आप टेंस नहीं सीख पाएंगे। तो देखिए, ही का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा, वह। ही का मतलब क्या होता है? वह। और सी का मतलब भी होता है वह। सी का मतलब भी क्या होता है? वह। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर किसी लड़के का बोध कराना हो या लड़के के लिए हो तो ध्यान रखिएगा ही। जैसे मैं कहूँ वह जाता है, इसका मतलब लड़का जाता है, तो ही गोज। अगर मैं कहूँ वह जाती है, इसका मतलब लड़की जाती है, तो कहेंगे सी गोज। ठीक है ना? तो अगर लड़का के लिए आए तो ही और लड़की के लिए आए तो सी। ठीक है ना? ही, सी। ध्यान रखिएगा, एक वचन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके बाद इट। इट का मतलब क्या होता है? यह ज़्यादातर निर्जीव चीज़ें, ठीक है ना, या फिर ध्यान रखिएगा जब प्राकृतिक चीज़ें हों और कर्ता हमें नहीं मालूम हो, सब्जेक्ट हमें नहीं मालूम हो, तो ध्यान रखिएगा हम इट का प्रयोग करेंगे। हम सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं, कभी कभी वर्षा वाले क्वेश्चन अक्सर आते हैं। जैसे आ जाता है वर्षा होती है, तो वर्षा होती है में सब्जेक्ट हमेशा ध्यान रखिएगा इट होता है। अगर आपको कभी भी डाउट हो कि कर्ता क्या है, तो आप कौन का क्वेश्चन करिए। किसका? कौन का। जैसे मैं कह दूं वह जाता है, कौन जाता है? वह। मैं कहूं वह जाती है, कौन जाती है? वह। सब्जेक्ट है, कौन का क्वेश्चन करेंगे आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। लेकिन ये नियम कहीं है नहीं या कहीं पर लिखा नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए अपने से बनाया हूं, जो सब में अलाउ नहीं होता। लेकिन हाँ, आपके बेसिक के लिए, आपको शुरुआती सीख के लिए आपसे कैसे बनेगा उसके लिए हम अपने से नियम बना दिए हैं। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ हद तक सही है लेकिन हर जगह सही नहीं है। तो अभी फिलहाल आप बेसिक में आप समझिए, कौन का क्वेश्चन करिए आपको सब्जेक्ट मिलेगा, यानी कि कर्ता मिलेगा। और जहाँ कहीं नहीं मिलेगा तो उसका भी हम डिटेल्स बता देंगे कब नहीं मिलता। ठीक है ना? जैसे ध्यान रखिएगा, नेचुरल चीज़ में, प्राकृतिक चीज़ में या वर्षा वाले में कभी भी कौन का क्वेश्चन करिए और उसका वर्षा जवाब मिलेगा तो वो वहाँ पर कर्ता रेन नहीं इट होगा। जैसे मैं कहूँ वर्षा होती है, कौन होती है? तो वर्षा नहीं, ध्यान रखना, वर्षा वाले में कर्ता इट होता है, वर्षा वाले में कर्ता इट होता है। वंस मोर, अगर वर्षा वाले में वर्षा जवाब मिले कौन का, तो वहां पर कर्ता इट होता है। ठीक है? तो नेचुरल चीज़ों के लिए या निर्जीव चीज़ों के लिए हम इट का यूज़ करेंगे। नाम में जिसका भी नाम होगा, राम है, मोहन है, श्याम है, ठीक है ना, तो सब ध्यान रखना वही सब्जेक्ट हो जाएगा। तो एक वचन कर्ता में ही, सी, इट और किसी का नाम। ही, सी, इट और किसी का नाम। बहुवचन कर्ता की बात करें, आई, बी, यू, दे। आई, बी, यू और दे। आई का मतलब जानते हैं क्या होता है? मैं। आई का मतलब मैं। बी का मतलब हम का मतलब हम सब। ठीक है ना? यू का मतलब तुम या आप का यूज करिएगा, ध्यान रखिएगा।
तो तुम या आप, दे का मतलब वे, दे का मतलब वे। ये ध्यान रखिएगा बहुवचन करता है और ये एक वचन इधर, तो ये सिंगुलर हो गए और ये प्लूरल। अगर आपसे कर्ता नहीं बनता है तो टेंस नहीं बनेगा, गारंटी दे रहा हूँ। इसलिए कर्ता को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इसको 2-4 बार देख लीजिए ताकि अच्छे से बने। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि डाउट ना हो, क्योंकि मैं बहुत जल्द आगे बढ़ने वाला हूँ। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम बात करेंगे अब वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो वर्ब का मतलब होता है क्रियाएं। क्या होता है अर्थ? क्रियाएं। और क्रियाएं क्या होती हैं? जो किसी सेंटेंस को बनाने में मदद करती हैं। वर्ब से ही सेंटेंस बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर वर्ब नहीं आएगा तो भी सेंटेंस बनेंगे, बट वो फिर टेंस नहीं होगा। क्या? टेंस नहीं होगा। चूँकि हम पढ़ रहे हैं टेंस, और टेंस अगर पढ़ रहे हैं तो वर्ब को पढ़ना लाजमी है। अतः हम वर्ब के बारे में बात करें तो वर्ब का मतलब होता है क्रियाएं। और वर्ब क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं, एक्शन होती हैं। ये क्या होती हैं? एक्शन। एक्शन का मतलब किसी कार्य को करना। लेकिन ये ध्यान रखना, वर्ब 2 प्रकार की होती है। कितनी? 2। एक होती है मेन वर्ब और दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। एक होती है मुख्य क्रिया, दूसरी होती है सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया देखिए क्या होती है? मेन वर्ब। मुख्य क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा, जिस किसी शब्द के अंत में आप हिंदी में ना लगा दें। क्या लगा दें? ना, तो वो एक अच्छा शब्द बन जाए, कोई ना कोई कार्य करने का बोध हो। अर्थात ना लगाने पर एक अच्छा शब्द बन जाएगा और उससे कोई ना कोई कार्य करने का बोध होता है, यानी कि कोई ना कोई एक्शन होने का बोध होता है। तो जैसे कि मैं कुछ बात करूं तो जैसे शब्द मैं बताऊं, जैसे खाना, देखिए खाना, बनाना, बनाना में भी बड़ा ना है। इसी तरह चलना, उठना, बैठना, रोना, जागना, सोना, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसके अंत में हम ना लगा दें और कोई ना कोई कार्य करने का बोध होता है, एक्शन होने का बोध होता है। अच्छा, ये जो मेन वर्ब है ध्यान रखिएगा 5 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? या 5 फॉर्म की कह सकता हूँ। कितनी फॉर्म? 5 फॉर्म में होती हैं। ऐसे शब्द जिनके अंत में ना लगाने पर कार्य करने का बोध होता है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। 5 फॉर्म में होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और एक होता है आईएनजी फॉर्म। क्या होता है? आईएनजी फॉर्म। चलिए इनको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मैं कह दूँ गो, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन मैं कह दूँ बेंट, तो बेंट क्या है? सेकंड फॉर्म है। इसी का बन जाता है गॉन। गॉन क्या बन गया? थर्ड फॉर्म। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब फिर एक होता है आईएनजी फॉर्म, यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम आईएनजी लगा दें तो बन जाएगा गोइंग। जैसे कम तो कमिंग, स्टील तो स्टीलिंग, ठीक है ना। इसी तरह डू तो डूइंग। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें आईएनजी फॉर्म जिसे कहते हैं, इसी को हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं, इसी को चौथी फॉर्म कहते हैं। और एक होता है जिसमें हम जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, ध्यान रखिएगा, जैसे गो, तो इसी में हम एस या ईएस लगा दें तो ईएस लग गया तो गोज। जैसे कम है, कम फर्स्ट फॉर्म, कम के बाद केम सेकंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म कम ही होता है, और चौथी फॉर्म कम में क्या हो जाएगा? आईएनजी लग जाएगा, कमिंग। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ई हो तो हट जाता है आईएनजी लगाते समय, एक ई हो तो हट जाता है तो कमिंग। अगर हम एस लगा दें कम में, क्या लगा दें? एस, तो कम्स हो जाएगा। तो ये 5वीं फॉर्म है। तो मेन वर्ब कितनी फॉर्म में होती हैं? 5। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और आईएनजी को ही चौथी फॉर्म कहते हैं। जिसमें एस या ईएस लगता है उसे हम 5वीं फॉर्म कहते हैं। आपको नाउन के अंतर्गत ये सब पढ़ाया गया है, फिर भी हम बेसिक्स के अंतर्गत इसको देख लेते हैं ताकि यार टेंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई मेन वर्ब। तो अब हम मेन वर्ब में कुछ मेन वर्ब के उदाहरण देख लेते हैं और समझ लेते हैं वर्ब के अंतर्गत मेन वर्ब क्या किस तरह होती हैं। तो देखिए ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जो आपके टेंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट भी हैं और अक्सर ये वर्ब्स पूछ भी ली जाती हैं। तो ज़्यादा तो नहीं है, 5-6 ठो हैं, उनको आप अच्छे से ध्यान दीजिए। और इसी प्रकार की वर्ब
आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, पा सकते हैं, या फिर कोचिंग ज्वाइन करके भी पा सकते हैं। तो चलिए कुछ वर्ब देखते हैं। जैसे मैं कह दूँ ड्राइव, ड्राइव का मतलब क्या होता है? कार चलाना, यानी कि चलाना। देखिए वर्ब के अंत में ना है, क्या है? ना है, चलाना, ड्राइव। इसका सेकंड फॉर्म है ड्रोव, थर्ड फॉर्म है ड्राइवन। अगर मैं फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म कहूँ तो वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म जो थी उसी में हम आईएनजी लगा देते हैं, तो ड्राइविंग। ध्यान रखिएगा अगर सिंगल ई हो तो हट जाता है, तो ड्राइविंग। और थर्ड ये हमारी पांचवी फॉर्म है जिसे हम एस या एस फॉर्म कहते हैं, ड्राइव्स। एस लगा दो या ई एस, अगर पहले से ई लगा है तो मात्र एस लगाओ, और अगर पहले से ई नहीं लगा है तो आप ई एस लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा ई एस लगाने के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रूल होते हैं जो हम आपको नाउन्स के अंतर्गत पढ़ा चुके हैं, तो उसको जा करके आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। फिर जैसे डू, तो डू ध्यान रखना ये वर्ब है, क्या कैसी वर्ब है? मेन वर्ब, लेकिन ध्यान रखिएगा ये हेल्पिंग वर्ब भी है। तो डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड, सेकेंड फॉर्म डिड। डू का मतलब क्या होता है? करना, यानी कि कोई भी काम करना। इसी तरह डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, डू डिड डन। और आईएनजी फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म क्या थी? डू, आईएनजी लगा दिया तो डूइंग। प्लस नहीं लिखना बीच में, ठीक है ना, मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। तो डूइंग और थर्ड फॉर्म यानी कि 5 फॉर्म होता है एस या ई एस लगा दो। तो किसी शब्द के अंत में अगर ओ हो तो हम ई एस लगा देते हैं, जैसे कि देखिए गो, गो में भी देखो गोज, ठीक है ना। इसी तरह बी, बी भी ध्यान रखना मेन वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब है। तो बी मतलब होना, इसका सेकेंड फॉर्म वाज और वर दो होते हैं, एक वाज होता है और एक वर होता है। बहुवचन और एक वचन अगर आपसे ये बनता है तो आप इसको कंफर्म कर लेंगे। आई और एक वचन के साथ ध्यान रखिएगा वाज आता है, आई और एक वचन के साथ वाज आता है, अब बहुवचन के साथ वर आता है। तो ये दोनों ध्यान रखना सेकेंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म होता है बीन और आईएनजी बीइंग, यानी कि फोर्थ फॉर्म। इसका 5 फॉर्म नहीं बनता है, ठीक है ना, 5 फॉर्म नहीं बनता है। इसी प्रकार गो, गो मतलब जाना, गो का मतलब जाना। और बेंट इसका सेकेंड फॉर्म है, अगॉन इसका थर्ड फॉर्म है। आईएनजी लगा दो तो फोर्थ फॉर्म, एस या ई एस लगा दो तो 5 फॉर्म बन जाता है, यानी कि 5वां फॉर्म। इसी तरह स्टील, स्टील का मतलब क्या होता है? चुराना, चोरी करना, ठीक है ना, चुराना। स्टील सेकंड फॉर्म स्टोल, थर्ड फॉर्म है स्टोलन, और आईएनजी लगा दो तो फोर्थ फॉर्म बन जाएगा यानी कि स्टीलिंग, और एस या एस लगा दो तो 5वीं फॉर्म बन जाएगी स्टील। इसी प्रकार की ढेर सारी वर्ब हैं जो आप लोगों को याद करना है। अब मेन मुद्दे की चीज़ बताता हूँ, अगर आपसे वर्ब जितनी ज़्यादा बनेगी आपसे इंग्लिश भी उतनी ही ज़्यादा बनेगी। अगर आपसे मेन वर्ब यानी कि ये इन्हें हम वर्ब भर कहेंगे अब, तो अगर आपसे मेन वर्ब यानी कि वर्ब नहीं बनती हैं तो आपसे इंग्लिश नहीं बनेगी। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी मीनिंग पावर्स वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो आप ट्रांसलेशन और इंग्लिश मजबूत नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है वर्ब जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आप याद कर लो, रिमेंबर कर लो। और कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी? आप बुक्स ले सकते हैं, या फिर वर्ब्स अगर पाना है तो आप मुझे कमेंट कर दो तो मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा, या आप मेरे डिस्क्रिप्शन पर इसी वीडियो के देख लीजिएगा, वहाँ पर भी मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कर्ता से जान गए आप क्या होते हैं एक वचन और बहुवचन। आई वी यू दे बहुवचन है, ही सी इट और नाम किसी का एक वचन है। अब आते हैं हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रियाएं। क्या होती हैं हेल्पिंग वर्ब और सहायक क्रियाएं, इसको जानना। फिर इसके बाद जानते हैं वर्ब क्या है। तो देखिए सहायक क्रिया क्या होती हैं, किसी कर्ता के साथ जो सेंटेंस को बनाने में मदद करती हैं यानी कि हेल्प करती हैं। इसी कारण तो इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या सहायक क्रिया कहते हैं। ये रियलिटी में वर्ब की सहायक होती हैं, किसकी? वर्ब की सहायता करते हैं, लेकिन कर्ता की भी करती हैं। तो देखिए डू डज डिड, ये आप प्रेजेंट और पास्ट दोनों में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, डू डज डिड, एम इज आर, हैव हैज हैड, वी वाज वर बीन, विल शैल वुड शुड कैन कुड मे माइट, नीड टू डेयर टू और टू, ये ध्यान रखिएगा वर्ब हेल्पिंग वर्ब हैं। इसके अलावा इन्हें हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। इसके ध्यान रखना, इसमें हम मॉडल्स वर्ब को भी शामिल करके रखे हैं। क्यों?
क्योंकि ये वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं जो हमें कोई भी सेंटेंस बनाने में मदद करती हैं। किसी भी प्रकार का वाक्य बनाना होगा बिना हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के हम नहीं बना सकते। तो इन हेल्पिंग वर्ब्स को या सहायक क्रियाओं को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए और समझिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इनको 2-4 बार देखेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हालांकि याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी सिर्फ जानकारी के लिए मैं हेल्पिंग वर्ब्स को लिखा हूँ, ठीक है ना। बाकी इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप जब टेंस पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक से सभी हेल्पिंग वर्ब याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आप हेल्पिंग वर्ब घर में जा कर के 2-4 बार लिखिए, समझिए और थोड़ा सा हो सके तो याद भी कर लीजिए।